नमस्कार। दिल्ली जो आज देश के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, कभी हमने इसे लाल किले और शीशगंज के लिए याद रखा है, तो कभी सत्तों के गलियारों की सुर्खियों के लिए। भूगोल का विद्यार्थी आने के कारण मैं इन सब बातों के साथ दिल्ली को याद करना चाहूंगा, इसकी बनावट और आकृति के लिए, और याद करना चाहूंगा उन करोड़ों सपनों को जो यहाँ रहने वाले लोग देखते हैं। इसके लिए कुछ प्रश्नों को देखना जरूरी है। क्या दिल्ली की बसावट उन सपनों के लिए बनी है जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं? आइए हम देखते हैं मास्टर प्लान के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के बुलंद सपनों को। A very good evening to all the respected dignitaries. First of all, I specially thanks to the guest of honor, Mohsina Khatun ma'am, GSTS family, and Dr. Manish Karamwar sir, and our eminent research scholar Ravidas Bisnoy, who motivated me to share my thought with the help of GSTS platform. I, Devendra Bisnoy, pursuing MSc Geography from the Central University of Haryana. Today, I am going to discuss on the topic Regional Plan of NCR 2041 analysis. The objective of my thought are need of regional planning in NCR, major challenges in implementing regional plan, and the need of decentralization of population and economy from the core and city. With this, we start our topic, Regional Plan 2041 in Delhi NCR. First of all, we have to know about the fundamentals of regional planning. Before we know about it, what is a region? A region क्या है? जो एरिया होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है. इट कैन बी कल्चरल और फंक्शनल. कल्चरल जैसे हम भोजपुरी रीजन को ले सकते हैं, फंक्शनली तौर पर एरिया जैसे हल्दिया कलकत्ता का एरिया. उसी तरह जो हमारा एनसीआर का है वो होमोजेनियस रीजन है फंक्शनल तौर पर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटर रिलेटेड है. हमें पता नहीं चलता कब हम दिल्ली में प्रवेश कर गए और कब हम गुड़गांव और बहादुरगढ़ में आ गए. इस तौर पे हमने जो एनसीआर के रीजन को एक रीजन के तौर पे फॉर किया, नेशनल कैपिटल रीजन. तो रीजनल प्लानिंग क्या होती है उसी परिप्रेक्ष्य में? रीजनल प्लानिंग एक रोड में प्रोवाइड करना है एक एरिया को, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड ग्रोथ करना किसी रीजन का, ताकि एफिशिएंट लैंड यूज प्रोवाइड किया जा सके और पीपल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट ग्रोथ एक बेटर वे में और एक बहुत बड़े एरिया के लिए प्लान्ड वे में डेवलपमेंट किया जा सके रेदर देन इंडिविजुअल सिटी और टाउन. रीजनल प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कोई भी एरिया है वो एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है. इन्वेस्टमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. जो एम्प्लॉयमेंट है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएगा, जिसको हम प्रोलिफिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और ये साइक्लिसिटी सेचुरेशन तक कंटिन्यू रहती है, और इसी साइक्लिसिटी के कारण कंजेशन होता है एरिया में, और जो अनप्लान्ड ग्रोथ को लीड करता है. अनप्लान्ड ग्रोथ के कारण रीजनल प्लान की डिमांड राइज होती है. जैसे आप देख पाएंगे कि दिल्ली के लिए हमको रीजनल प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी. तो आप देखेंगे जो दिल्ली है वो एक बहुत ही वास्ट रीजन है, जो अराउंड 5.8 करोड़ पॉपुलेशन को कंजेस्ट करता है. दिल्ली एनसीआर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है. तो इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन के रिसोर्सेज को एफिशिएंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि प्रति व्यक्ति का योगदान हो सके इस एनसीआर के डेवलपमेंट में, इसके लिए हमको रीजनल प्लानिंग की जरूरत है. जो रीजनल प्लान एनसीआर का है वो उसकी डिमांड राइज हुई 1980s में, क्योंकि ये रीजन इंटीग्रेटेड रूप में डेवलप हो रहा था. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल रीजन की फॉर्मेशन की 1985 में. उसी के साथ प्लानिंग बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया, जिसने अभी तक 2 रीजनल प्लान इंप्लीमेंट किए. एक 1989 में जो 2001 के विजन के साथ था, और सेकंड प्लान रीजनल प्लान इंप्लीमेंट किया गया 2005 में 2021 के लिए. द थर्ड वन जो अभी चल रहा है 2041 के लिए 2 अक्टूबर 2021 में अप्रूव्ड हो चुका है. जो प्लानिंग बोर्ड का विजन क्या है कि जो फ्यूचर रेडी एनसीआर ऑफ न्यू वाइब्रेंट इंडिया, एक ऐसा एनसीआर बनाना इस अतुल्य भारत के लिए जो इंडिया को एक मार्गदर्शक के रूप में ले जा सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, सिटीजन सेंट्रिक हो. जैसे कि आप मैप में देख पाएंगे ये एक कन्वर्बेशन है नॉर्थ इंडिया में.
इसमें जो आसपास की जो दिल्ली के सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड है 3 स्टेट्स की, जैसे हरियाणा के जींद, पानीपत, रोहतक, जैसे आप मैप में देख पाएंगे, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट अलवर, भरतपुर, और यूपी से मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जैसे एरिया। जो ड्राफ्ट है वो रीजनल प्लान 2041 का 2 विजन के साथ इंप्लीमेंट किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 30 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्सेज तो जो दिल्ली में है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन वास्ट हैजार्डियस वे में बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना ताकि आने वाली समय भी रिसोर्सेज का यूज आने वाली भी पीढ़ी भी कर सके। किस वे में, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, वाटर क्राइसिस दिल्ली में होता है, या फिर लैंड सीमित है पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको हाउसेज प्रोवाइड करना, वरना ये ना हो कि दिल्ली एक इकोनॉमिक वे में ग्रोथ करती जाए, उसका हाल केप टाउन जैसा हो जाए, वाटर क्राइसिस जैसे आज बेंगलुरु और केप टाउन वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना ताकि फर्दर आने वाली पीढ़ी भी यूज कर सके, और लैंड यूज को इफिशिएंटली यूज करना ताकि आने वाले समय में भी ये सेचुरेशन स्टेज में ना जाए, हाईटेक इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाए, तो हैजार्डियस है उनको सिटी से बाहर किया जाए ताकि इफेक्टिविटी बढ़ सके। सेकंड पॉइंट पे आते हैं 30 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट। जो एनसीआरपी का जो विजन है 30 मिनट सिटी, एनसीआर का जो अंतिम छोर है उसको, जो दिल्ली रीजन है उसके अंदर कनेक्टिविटी 30 मिनट के अंदर प्रोवाइड की जाए, वास्ट मेट्रो और रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के द्वारा, ताकि मोबिलिटी बढ़ सके और इंटीग्रेशन बढ़ सके, ताकि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। इसी के साथ हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर है क्या। आप यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर देख पाएंगे, एक तो स्लम एरिया को दिखा रही, एक है अपने क्लाउड प्लेस का एरिया, एक है 9th वेल्दिएस्ट प्लेस ऑफिस के मामले हैं, और एक सबसे जहाँ पर मिनिमम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। पर ये दिल्ली की सच्चाई है, ये दिल्ली की नहीं इंडिया की ही सच्चाई है, क्योंकि आप अगर किसी देश की कैपिटल को देखते हैं तो उसका फेस होती है। जैसे अगर हम टोक्यो की बात करेंगे तो उससे हम अंदाजा लगाएं कि जापान कैसा है। हम ब्रिटेन को इमेजिन करते हैं लंदन से, उसी तरह दुनिया हमको इमेजिन करती है दिल्ली से। हमारी दिल्ली की इमेज ये होगी तो यही इमेज हमारी इंडिया की उनके सामने होगी। ये लग रही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि, पर ये एक्चुअल में दिल्ली और इंडिया की भी सच्चाई है। इसलिए मैंने वर्ड किया यूज किया दिल्ली एक्सपो ऑफ इंडिया फॉर वर्ल्ड, कि अगर दिल्ली बेटर होगा तो इंडिया भी बेटर होगा, अगर दिल्ली डेवलप्ड कहलाएगा तो इंडिया भी डेवलप्ड कहलाएगा, क्योंकि ये हमारी इमेज है दुनिया के सामने। दुनिया हमको, इंडिया को दिल्ली के रूप में रिप्रेजेंट करती है। जो दिल्ली एनसीआर है वो एक कन्वर्बेशन है। कन्वर्बेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सिटी इंटीग्रेट इस रूप में मिल जाती है कि उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो एक कन्वर्बेशन का फॉर्म होता है। ये जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है वो 2031 तक, जो टोक्यो जो बिगेस्ट सिटी है अभी तक, उसको पीछे छोड़ के दुनिया की बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा 2031 तक। और इकोनॉमिक रूप में देखें तो दिल्ली एनसीआर इंडियन इकोनॉमी के इंजन के रूप में काम करता है, 370 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ। ये एक मैग्नेट की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग एनसीआर की पॉपुलेशन है वो 5.81 करोड़ है, जो 7 करोड़ हो जाएगी 2031 तक, और लगभग डबल हो जाएगी 30 साल तक, जब तक हमारा ये प्लान इम्प्लीमेंटेड फुली तौर पर होगा 2041 तक। तब तक पॉपुलेशन होगी 11 करोड़ पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन के लिए एक प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए जो एक लीड करे कर सके एक डेवलप्ड रीजन के तौर पे। जो हमारा प्लानिंग एरिया है वो नेशनल रीजनल प्लानिंग बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है। जो हमारा राजघाट है उसको सेंटर मान के प्लानिंग बोर्ड ने जो 100 किलोमीटर की रेडियस के अंदर एरिया आता है उसको एनसीआर रीजन घोषित किया गया है। इसके कारण, इस न्यू पॉलिसी के कारण जो एनसीआर का रीजन है उसका टोटल एरिया हो चुका है 55,083 किलोमीटर स्क्वायर। उससे पहले जो एनसीआर का रीजन था वो 34,144 स्क्वायर किलोमीटर था। ये इंक्रीमेंट हुआ है इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये 100 किलोमीटर का एरिया
एनसीआर में इंक्लूड किया जाएगा राजघाट से। इसके तहत जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसका एरिया आता है 1483। ये एरिया सिर्फ 2.4% है, पर पॉपुलेशन और इकोनॉमी के मामले में 50% कंट्रीब्यूट करता है पूरे एनसीआर को। जो मेजर प्रॉब्लम आगे सेचुरेशन की तरफ और इसको डिसेंट्रलाइज की जरूरत इसी कारण पड़ी है। और हरियाणा का एरिया देखें जो दिल्ली को तीन तरफ से घिरे हुए हैं 25,327 स्क्वायर किलोमीटर, जो अराउंड 44% टोटल एनसीआर का कंट्रीब्यूट करता है। वहीं उत्तर प्रदेश का एरिया देखें 14,826 किलोमीटर, और राजस्थान का एरिया जो लगा हुआ अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट दो 13,447 स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ ही जो एनसीआर का टोटल एरिया इन 4 स्टेट से मिलकर फॉर्म होता है 55,083 स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया के लिए हमको एक एफिशिएंट प्लान बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फर्दर आगे स्टडीज बेस होगी, हमने अपने रिसर्च के लिए जो एनसीआर का रीजन है उसको 3 एरिया में डिवाइड किया है एक्टिविटी और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कोर एनसीटी का एरिया होगा जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। फिर एरिया सेकंड एरिया सीएनसीआर पेरिफेरी सराउंडिंग 50 किलोमीटर की रेडियस कनॉट प्लेस से, और जो बाकी एरिया बच जाता है उसको हमने इंक्लूड किया रेस्ट ऑफ रीजन के तहत। जो मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है रीजनल प्लानिंग के, वो हम देखते हैं। जो हमारा रीजनल प्लान है वो इंटर स्टेट रीजनल प्लान है बिटवीन 4 स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली। ये 4 राज्यों का एक इंटर स्टेट रीजनल प्लान है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना। पॉपुलेशन जैसे आपने देखा कि 30 साल में पॉपुलेशन डबल हो रही है, तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? रोका तो नहीं जा सकता, तो इसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है सबसे पहले, और बाहरी एरिया में इस वे में डेवलपमेंट किया जाए कि जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है वहां पे भी एक्टिविटी बेस्ड सिटी डेवलप की जाए ताकि वहां से माइग्रेशन कम हो। इसका एक थॉट प्रोसेस है काउंटर मैग्नेट सिटी, जैसे हिसार, पटियाला, अंबाला और बरेली। इन 9 काउंटर मैग्नेट सिटीज को इस वे में डेवलप किया जाए और कि ताकि ये माइग्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और जो एक्टिविटी वहां पे एससी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, ग्रोथ इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके और वहां से जो माइग्रेशन है वो दिल्ली की तरफ कम हो। दूसरा है प्रमोटिंग मिक्स लैंड यूज और वर्टिकल ग्रोथ ऑफ सिटी। मिक्स लैंड की यूज क्या है? जैसे द्वारिका और रोहिणी जैसे नगरों में कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे ऑफिस और वहीं घर हो, ताकि मोबिलिटी कम हो, ट्रांसपोर्टेशन कम हो, तो कंजेशन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम घटेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की। पर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि एक एरिया एक्टिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एक बार प्लान करते हैं एक्टिविटी के साथ हाउसेज भी, पर वो अपने तरफ बाद में हाई टेक इंडस्ट्री या हाई इनकम जॉब्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो प्लान फेल हो जाता है। इसके कारण लोग आउटर एरिया में जैसे कनॉट प्लेस या फिर इनके माइग्रेशन कम्यूट करते हैं। इस कारण वही प्रॉब्लम अराइज होती है, जाम की समस्या और फिर हाई लैंड प्राइसेस। एक वर्टिकल ग्रोथ ऑफ सिटी, जो दिल्ली का विकास अभी तक हुआ है वो हॉरिजॉन्टल वे में हुआ है, तो आगे लैंड तो सीमित है, तो इसके लिए लैंड इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए स्काई स्क्रैपर्स बनाने की जरूरत है, जो होगा वर्टिकल ग्रोथ ऑफ सिटी, जैसे न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों में है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एनहेंस करना, मेजर एम्स मेट्रो के द्वारा या फिर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और जो डिफरेंट मास्टर प्लान है 4 स्टेट में, जैसे गुड़गांव का मास्टर प्लान अलग है, नोएडा का मास्टर प्लान, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना, ये एक रीजनल प्लान का मेजर एम है। और एक जो बढ़ती पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और मेजर जो एम रहेगा रीजनल प्लान 2041 का, इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना और पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 50% पॉपुलेशन और जीडीपी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है उसमें सीमित है, तो उसको आउटर एरिया में स्प्रेड करना और लाइबिलिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी लाइफ और अफोर्डेबल हाउसिंग, रिक्रिएशनल स्पेस। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप देखोगे
सैटेलाइट व्यू में, गूगल अर्थ में। दिल्ली को कभी देखोगे तो अमीरी और पेड़ों का एक अटूट रिश्ता है। जैसे जैसे पेड़ों जहाँ जहाँ आपको पेड़ की संख्या अधिक दिखे, मान लो वो पोश एरिया है, और जहाँ जहाँ पेड़ों की संख्या कम होगी, आप देखेंगे कि वो स्लम एरिया या फिर लो रेंटल हाउसेज होंगे, कंजेस्टेड एरिया होगा, पेड़ों की संख्या। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पेड़ अधिक होंगे वहां वहां आपको पोश एरिया मिलेगा। अगर आप सैटेलाइट व्यू में गूगल अर्थ पे देख पाएंगे ओवरऑल दिल्ली को, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये एरिया पोश एरिया है, पेड़ों की संख्या से। बस मेजर की इश्यूज और चैलेंजेस क्या आने वाले हैं हमारे प्लान इम्प्लीमेंटेशन में। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लॉज है चारों स्टेट्स में, एनवायरमेंटल लॉ अलग, पॉलिसीज अलग, तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे बन पाएगा। और जैसे मेजर इश्यू है वाटर क्राइसिस, जिससे आज मेजर बड़े बड़े शहर जूझ रहे हैं, केप टाउन, बेंगलुरु। तो आप देखें जैसे गुरुग्राम का एरिया है, वहां पे 45% जो वाटर की नीड है वो ग्राउंड वाटर से होती है। जो ग्राउंड वाटर डिमिनिश हो रहा है, रिचार्ज हो नहीं रहा है, क्योंकि खाली लैंड स्पेस, ओपन एरिया लैंड स्पेस है नहीं। और वाटर जो यमुना है वो भी पोल्यूटेड है, और एयर और वाटर के पोल्यूशन से आप दुनिया दिल्ली को जग जाहिर है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एक मेजर प्रॉब्लम इश्यू आने वाला है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ स्क्वीड है। क्यों? जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी तक 90s या 20s में आई है, वो कैपिटल टेरिटरी तक ही सीमित रही है, वो स्प्रेड आउट नहीं हो पाई है। इसी कारण जो हाफ ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है अनसीटीडी। और जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं इन न्यू टेक्नोलॉजी के जमाने में, वहीं जो दिल्ली की जो एनसीआर की जो 60% पावर जनरेशन की नीड है वो अभी भी कोल बेस्ड है। तो इसको शिफ्ट करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अगर हम कह रहे हैं कि हम भी विकसित भारत को लीड करें, तो उसकी दिल्ली जो उसकी कैपिटल है, वो उसकी पावर जनरेशन आप भी देख सकते हैं 60% अभी भी कोल बेस्ड है। इसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। और अर्बन फ्लडिंग के इंस्टेंस जैसे कि आप देख सकते हैं मानसून के टाइम में ओवर अंडर ब्रिजेज, पासेज, सीवरेज चौकिंग के कारण समस्याएं। और आखिरी समस्या आती है हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मेजर इश्यू है। हाउसिंग रिलेटेड दो तरीके से प्रॉब्लम है, एक तो इनअप्रोप्रिएट लोकेशन और अफोर्डेबिलिटी। इनअप्रोप्रिएट लोकेशन से कैसे, मैं उदाहरण लेना चाहूंगा नरेला का। वहां पे डीडीए के द्वारा बनाए गए 15,000 हाउसेज वैकेंट पड़े हैं, उनको खरीदार नहीं मिल रही। कारण क्या है? अभी तक वहां पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हो पाया है, या फिर मेट्रो नहीं पहुंच पाई है, तो लोकेशन वर्किंग प्लेस है वो दूर है, इस कारण वो घर खाली पड़े हैं। वहीं देखें हाउसेज की नीड है तो वहां पे हाउसेज नहीं है। दूसरा मेजर इश्यू अफोर्डेबिलिटी। लोअर जो हाउसेज रेंटल हाउस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो हाउसेज रिलेटेड समस्या है 95% वो लोअर इनकम ग्रुप से रिलेटेड है, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। इसको सोल्व करने की जरूरत है। रिक्स एंड नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो दिल्ली में हाउसेज की डिमांड है वो 6 लाख हाउसेज पर ईयर है, पर सप्लाई कितनी है? 2 लाख हाउसेज पर ईयर। तो फिर 4 लाख की डिमांड कहाँ से पूरी होगी? स्लम एरिया के डेवलपमेंट के रूप में पूरी की जाएगी। अगर हम 2021 और 2041 के प्लान का कंपैरेटिव एनालिसिस की करें तो उनमें क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। 2021 का प्लान 2005 में इंप्लीमेंट किया गया था। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना, और जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करना मेन दिल्ली में, और हाईटेक इंडस्ट्री को सिर्फ अलाउ करना, और सब टाउनशिप है रिहेबिलिटेशन के लिए सब टाउनशिप रिंग टाउन में बसाना। और वहीं 2041 प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अब डिमांड है वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, और 30 मिनट कॉन्सेप्ट, मोबिलिटी को इंक्रीज करना, या फिर रिंग टाउन डेवलप करना। ये 2041 प्लान के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो अनसिटी है उसको एक ट्रिगर के रूप में ही यूज किया जाए, जहां से जो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट है वो स्प्रेड आउट की जाए टोटल एनसीआर में। और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की स्थापना की जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाए एनसीआर रीजन में। इतना वास्ट एरिया है 55,000 विद 5 करोड़ पॉपुलेशन।
तो इसके लिए जैसे उदाहरण के रूप में मैं लेना चाहूंगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अन्य सेट पे के साथ साथ है, और जैसे जेवर एयरपोर्ट है उसके सराउंडिंग में इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की जाए, ताकि वो हब के रूप में, एक सेंटर के रूप में उस एरिया को डेवलप कर पाए, हाईटेक इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाए, और जो हैजार्डियस इंडस्ट्री है उनको दिल्ली से बाहर स्प्रेड आउट किया जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम दिल्ली में स्पेसिफिकेशन देखें, अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो जो दिल्ली एनसीआर में प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है वो 14% पीपल इंडल्ज है। सेकेंडरी में वहीं देखें तो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज होता है, टेक्सटाइल्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 34%। वहीं सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट में योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का है विद 52%। इस 52% में भी मेजर जो अराउंड 25% जो योगदान है वो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज का है। यहाँ पे आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ परसेंट को देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्सरी में तो नेग्लिजिबल है। इसका कारण क्या है कि जो दिल्ली में ग्रोथ हुई है ना वो 90s और 20s में हैजार्डियस वे में हुई है। इसका एक कारण तो हो सकता है जैसे एरिया इंक्लूड हुआ आउटर पेरिफेरी का, इस कारण प्राइमरी एक्टिविटीज में परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है, दूसरा रीजन एक ये है कि जो कोर एनसीटी है वो अब इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रही, क्योंकि वो सेचुरेशन की तरफ जा रही है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको रिवाइटलाइज कराने की जरूरत है। अगर हम स्टेट वाइज इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन देखें तो उत्तर प्रदेश में जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फेमस है, हरियाणा ऑटोमोबाइल, हैंडलूम और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे मारुति है, और राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो अर्बल एंड लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेमस है, और वहीं दिल्ली टेक्सटाइल और एमएसएमईज के लिए फेमस है इकोनॉमिक इंडस्ट्री वाइज। यहाँ पे जो अगर हम देखें डेंसिटी और डाइवर्सिटी इन जॉब्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर, यहाँ पे हम कोर लेके चल रहे हैं, वो हम कनॉट प्लेस दिल्ली को लेके चल रहे हैं। आप ये मैप देख पा रहे होंगे, दिल्ली एनसीआर का मेट्रो मैप है। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट में समानता देखें कि जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एम्प्लॉयमेंट को खुद अट्रैक्ट करेगा। हर्समैन का एक मॉडल है अनबैलेंस्ड थ्योरी ऑफ ग्रोथ, जिसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया जाता है, उसके आसपास एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। जो दिल्ली की जो 70% जॉब है वो इस दिल्ली मेट्रो लाइन के 1 किलोमीटर के बफर जोन में सीमित है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखिए डेंसिटी से रिलेटेड, आपने अभी तक पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में सुना होगा कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितने पीपल रहते हैं। आज हम बात करेंगे जॉब्स की डेंसिटी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितनी जॉब जनरेट होती है। जो कोर एनसीटी है कनॉट प्लेस की 10 किलोमीटर की रेडियस में, वो जॉब उसकी डेंसिटी है 5000 जॉब्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं जैसे ही हम कोर एनसीटी से दूर जाते जाएंगे 40 किलोमीटर की रेडियस पे आते आते इसकी जो डेंसिटी है जॉब डेंसिटी वो 32 जॉब्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाती है। इस ये क्या दिखा रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है जॉब में जैसे जैसे हम कोर एनसीटी से दूर जा रहे हैं। जो कोर एनसीटी है वो मेनली सर्विस सेक्टर जॉब्स को डोमिनेट करती है, फाइनेंशियल, बिजनेस। वहीं जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज में उनकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम मेन सिटी से बाहर जा रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। इसको इक्वली जैसे हम डेंसिटी में देख रहे हैं, कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन कम है और कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं इक्विटेबल करने की, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम है उसको सीमित करने की ट्राई करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम है उसको बढ़ाने की ट्राई। वही काम यहाँ करेंगे हम कि कोर सिटी एरिया है उसमें जॉब डेंसिटी हाई है तो उसको शिफ्ट कैसे करें साइड पेरिफेरी एरिया में। ये हमारा मेजर वर्क होगा इस प्लान में। जैसे आप इस ग्राफ से देख पाएंगे जो 10 किलोमीटर के ये कोर एनसीटी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है 10, 20, 40 एज मीन। जो इसमें जो ब्लू लाइन दिख रही है एक, वो ट्रेड सेक्टर को दिखा रही है फर्स्ट बार में, जो 10 किलोमीटर की रेडियस 5000 जॉब डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर।
जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन आता जा रहा है, सेकेंडरी टर्सरी बढ़ रही है, सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज बढ़ रही है, और जॉब डेंसिटी भी कम हो रही है। तो हमको इस जो ग्राफ है इसको इक्वलाइज करना है, ताकि हर एरिया का इफिशिएंटली यूज किया जा सके, ना कि एक जगह कंजशन हो सिर्फ। इसके साथ हम ट्रेंड्स देखते हैं, माइग्रेशन ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन। हमको पता है कि दिल्ली एक काउंट मैग्नेट के तौर पे अट्रैक्ट करती है बाहर से आने वाले लोगों को, एम्प्लॉयमेंट के कारण और एजुकेशन हब के कारण। तो माइग्रेशन हैजार्डियस में बढ़ा है, उसको रोकने के लिए प्लान भी बनाए गए हैं और बनाए भी जाएंगे। जो इसमें जो टोटल माइग्रेशन अराउंड 28 मिलियन है, उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है 37% माइग्रेंट उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद बिहार से 16% माइग्रेंट्स, हरियाणा से 9%। इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको लग रहा हो कि दिल्ली है तो उसमें माइग्रेशन तो होता रहेगा और बढ़ भी रहा होगा, पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि माइग्रेशन तो हो रहा है पर वो डिक्लाइनिंग ग्रोथ में हो रहा है। क्योंकि जो 90s और 2000 में जो माइग्रेशन था दिल्ली एनसीटी में, वो स्पीड अप कम हो चुकी है, वही स्पीड अप बढ़ रही है सीएनसीआर पेरिफेरी में। प्रॉब्लम कम नहीं हुई है, प्रॉब्लम शिफ्ट हुई है साइड के एरिया में। आप जैसे देखेंगे सीएनसीआर पेरिफेरी में जो माइग्रेशन रेट है 22% था 1991 में, 38% हुआ 2001 में, और 2011 में 54% हो गया। ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी सीएनसीआर पेरिफेरी में बढ़ रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक जहां से भी माइग्रेशन बढ़ रहा है वहां पे एक्टिविटी बेस्ड इकोनॉमी जनरेट की जाए, ताकि वहां भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि कम से कम माइग्रेशन हो। दिल्ली में क्यों आते हैं? एम्प्लॉयमेंट के कारण। जैसे हिसार, अंबाला, पटियाला, इन शहरों को एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए। जैसे हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, उसके अराउंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि उसके अराउंड के जो सिटीज है उनकी जो माइग्रेशन दिल्ली में होनी थी उनको वो हिसार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि अभी तक उन एरियाज का इतना एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज नहीं हो पाया, वो बेटर एम्प्लॉयमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना तो वो सेचुरेशन में जाएंगे और मल्टी सीबीडीज के रूप में काम करेंगे, ना कि एक जगह कंजेस्टेड होके। इकोनॉमी तो ग्रोथ करनी है, इक्विटेबल ग्रोथ ही कर सकते हैं ना, ताकि ओवरऑल सभी एरिया का डेवलप हो सके। तो इसको मेजर क्या किया जा सकता है? डिसेंट्रलाइज किया जाए। जैसे आप इस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लाइन ग्राफ से देख सकते हैं, जो कोर एनसीटी में है ना, जो माइग्रेशन रेट तो 1991 से 4.91 से 1.85 लगभग आधी हो चुकी है, जो माइग्रेशन ग्रोथ रेट परसेंट है, जो 90s और 20s में थी। वहीं आप देखें तो सीएनसीआर पेरिफेरी में कम है, पर वो बहुत ज्यादा अनसिटी एरिया से 7.37%, वहीं इसकी ग्रोथ परसेंट है 1.85%। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन है वो बाहर शिफ्ट, माइग्रेटेड पॉपुलेशन बाहर जा रही है, तो उसके साथ इकोनॉमी मतलब डिसेंट्रलाइज हो रही है, तो मतलब कोर एंड सिटी सेचुरेशन में जा रही है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट से। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो एरिया डेवलप्ड होता है, पढ़ा लिखा होता है, वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। जैसे आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी का देखें, वहाँ पे उल्टा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है वो 10.58% है। वहीं देखें सीएनसीआर में जो 14.08% है। बाकी रेस्ट ऑफ एनसीआर में वही पार्टिसिपेशन बढ़ के 24.41 हो सकता है, हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो हाई टेक इंडस्ट्रीज डेवलप, हाई टेक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो वुमेन्स इस लेवल की स्किल्ड नहीं है। इसका कारण क्या है? जो वुमेन माइग्रेशन है वो मेजोरिटी मैरिज के कारण है। इस कारण वुमेन उस स्किल लेवल को इक्वलाइज नहीं कर पा रहे कि ताकि वो उस हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज को। दूसरा रीजन है मोबिलिटी, कि मैन है वो मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है जॉब्स के लिए, पर वुमेन में अभी तक वो
फैसिलिटी एज गवर्नमेंट द्वारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो मोबिलिटी परसेंटेज हाई हो सके। वहीं अगर हम रेस्ट ऑफ एनसीआर में देखें वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि जो रेस्ट ऑफ एनसीआर के रीजन है वुमेन मेजोरिटी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट को देखें तो 2001 में 20% था और तो 2011 में 17% हो गया, जो डिक्रीज हो रहा है। जो अभी तक जो ये टोटल एवरेज है नेशनल एवरेज से भी कम है और किस एरिया का है, कैपिटल सिटी का। सोचनीय बात है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन ग्रोथ रेट है वो 0.6% रही है, जो एक नेग्लिजिबल ही है। और अगर हम पार्टिसिपेशन रेट की ही देखें तो उसमें भी मेजोरिटी ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। मतलब क्या, लो वेज सेक्टर में पार्टिसिपेशन। जो 2013 और 14 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वुमेन जो पार्टिसिपेशन है सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में वो सिर्फ 10% है। आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ्स हो रहा है वो एग्रीकल्चर, हंटिंग और फॉरेस्ट में वुमेन पार्टिसिपेशन रेट को दर्शा रहा है, जो अराउंड 39% है। कि वुमेन की जो 39% जो एम्प्लॉयमेंट में है वो पार्टिसिपेशन रेट प्राइमरी सेक्टर में है। वहीं अगर हम देखें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे उनका परसेंटेज रेट कम होता जाएगा। मतलब लो वेज इनकम में उनका पार्टिसिपेशन रेट जाता है। कारण क्या है, हाई स्किल्स का ना होना और मोबिलिटी में कमी। स्लम एरिया ट्रेंड एनालिसिस देखें तो जो दिल्ली स्लम्स के लिए जानी जाती है, जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करते हो रेलवे ट्रैक के अराउंड और पहाड़गंज का एरिया, सीमापुरी का इलाका बहुत वाइड स्प्रेड स्लम है और उनसे रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं और सरकार भी बहुत प्लान बना दी है। जो 28% पॉपुलेशन दिल्ली के उस स्लम एरिया में रहती है। और जो और एक आंकड़ा बताता हूँ कि जो दिल्ली एनसीआर में 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे? लोअर रेंटल हाउसेज मिल नहीं रहे तो स्लम में रहेंगे। जो दिल्ली एनसीआर की जो 81% पॉपुलेशन नॉन स्किल वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए या फिर ग्रुप डी वर्कर्स हो गए, वो सभी स्लम एरिया में रह रहे हैं क्योंकि हाउसेज को अफोर्ड नहीं कर पाए। और स्लम से रिलेटेड समस्याएं आप देख सकते हैं कि 215% पे सिंगल टॉयलेट है और 38% जो हाउसेज है वो टेप विदाउट टेप वाटर रह रहे हैं, जो कॉमन पब्लिक वाटर टेप का यूज करते हैं। जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है वो इफिकेसी लेवल को मैच नहीं कर रही। सरकार सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर रही है इन सीटू प्रोग्राम, जहां बस्ती वहीं कॉलोनी के रूप में, पर वो इस स्पीड से नहीं। अगर जैसे डिमांड है 100 लोगों के लिए तो गवर्नमेंट उनकी जरूरतें पूरी कर पा रही है सिर्फ 20 लोगों की, तो इफिकेसी लेवल को मैच नहीं कर पा रही। दूसरी समस्या है कि जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज पहले बनाई गई थी वो उनके वर्किंग एरिया से दूर थी, तो वो क्या करते थे कि जो उनको कॉलोनी मिली है उसको रेंट पे दे देते थे और अपने वर्किंग एरिया के पास ही किसी दूसरी स्लम में शिफ्ट हो जाते थे। इसका सॉल्यूशन क्या है कि लोअर रेंटल हाउसेज प्रोवाइड किया जाए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ग्रुप डी एम्प्लॉइज को, अफोर्डेबल हाउसेज स्कीम्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाए ईडब्ल्यूएस को। आप देखें कि सरकार कह रही है कि स्लम्स की समस्याएं हम दूर कर रहे हैं, पर ये दूर नहीं, ये इसको शिफ्ट किया जा रहा है साइड एरिया में। आप इस मैप से देख सकते हैं जो 1990 से पहले की जो स्लम्स है वो व्हाइट ट्रायंगल में दिखेगी, जो कोर एंड सिटी के अराउंड है। और जो 1990s के बाद की जो स्लम स्टेब्लिश हुई है वो आउटर पेरिफेरी में एरिया है, मतलब समस्याएं खत्म नहीं है, वो साइड में शिफ्ट हुई है। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की सख्त जरूरत है, वरना यही समस्याएं जो हम दिल्ली के लिए कर रहे हैं वही हम गुड़गांव और उनके फरीदाबाद जैसे सिटीज के लिए आगे प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। समस्याओं को शिफ्ट करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, उनको एक मैनेज वे में, प्लान वे में, किस वे में लोअर रेंटल हाउसेज प्रोवाइड करवा सकती है, अगर हाउसेज नहीं दे सकती तो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट को चलाने चाहिए। ओवरऑल हमारी स्टडी में रीजनल प्लान के लिए मेरी मेजर रिकमेंडेशन क्या रहेगी? जो एनसीआर एक एरिया है वो एक प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की, उसी तरह एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की जाए, ताकि एक एक
इंटीग्रेटेड इकोनॉमी के रूप में काम कर सकते। जैसे न्यूयॉर्क कन्वर्सेशन है, उन्होंने प्लानिंग बोर्ड के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए ताकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक साथ हैंडल कर सके, उसको डिसेंट्रलाइज कर सके। पॉपुलेशन और इकोनॉमी को एनसीआर में जो डिसेंट्रलाइजेशन का काम करता है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज करता है पूरे एनसीआर में, और कनॉट प्लेस है वो इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करता है। मेजर एफडीआई वहीं होती है, वहां से स्प्रेड आउट होती है अदर एनसीआर में। इन दो रीजन पे फोकस डालना चाहिए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पूरे एरिया के लिए एक शायद बेटर वे में इकोनॉमी हब के रूप में इसको डेवलप कर पाए। जैसे हल्दिया और कोलकाता है, मुंबई, नवी मुंबई के एरिया जहाँ पे, जैसे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसी तरह एनसीआर के लिए भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई जाए और एक कॉमन रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई जाए। जैसे दिल्ली के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और गुड़गांव के लिए डीएलएफ है, उसी तरह पूरी एनसीआर के लिए एक कॉमन हाउसिंग कमेटी बनाई जा सकती है हाउसिंग प्रॉब्लम की समस्या को सोल्व करने के लिए। और जैसे हमने देखा कि कोर एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो सेचुरेशन में जा रही है, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाए। और डेवलपमेंट ऑफ एक डिसेंट्रलाइजेशन एक मेजर हो सकता है कि मल्टी कोर सीबीडी डेवलप किए जाए एक सिंगल एनसीटी की तुलना में। सिर्फ दिल्ली नहीं, बाकी बाहर भी इस तरह के एरिया डेवलप किए जाए, जैसे हिसार, बरेली या फिर कानपुर, इनको इस वे की फैसिलिटी दी जाए ताकि वो एक अपने तौर पे सेल्फ सफिशिएंट सीबीडी के तौर पे काम कर पाएंगे। जैसे आप देखें गुड़गांव सीबीडी के रूप में तो है, पर वो अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी भी गुड़गांव से दिल्ली में माइग्रेशन होता है। वो जो इकोनॉमी है उसको आप वहीं गुड़गांव में भी शिफ्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो एक मल्टी कोर सीबीडी के रूप में काम किया जाए जो सेल्फ सफिशिएंट हो। और मेजर एक रिकमेंडेशन रहेगी वुमेन स्किल सेंटर की स्थापना की जाए ताकि वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ना बने हम पर, और वर्कफोर्स का एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इतने बड़े वास्ट एरिया के लिए 20 ईयर का प्लान शायद बहुत लंबा होगा, और इस बढ़ती टाइम में बहुत तेजी से बढ़ती चेंजेबल एक्टिविटीज में शिफ्टिंग में, तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाए 10 ईयर या अराउंड 5 ईयर्स, और एक मेजर प्लान 20 ईयर इतने बड़े वास्ट एरिया के लिए और बढ़ते चेंजेबल टाइम में शायद एफिशिएंट नहीं है। जो कोर एनसीटी है वो नर्व सेंटर के रूप में काम करता है और फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, पर ये हमको दिख रहा है। पर आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो होलो हो रही है पीपल और जॉब्स के मामले में, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो गुरुग्राम, नोएडा जैसे एरिया अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिटी जा रही है सेचुरेशन में, उसके लिए कुछ प्लान किया जाना चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर है वो फेस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इसी के साथ और अंत में मैं आप सबको वापस याद दिलाना चाहूंगा उन सपनों का जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अपनी पूरी चर्चा के दौरान हमने दिल्ली शहर के मास्टर प्लान के विभिन्न आयामों के जरिए अपने सपनों का विंडो स्क्रीन सीन करने की कोशिश की है। वर्तमान में भारत 2047 तक स्वयं को एक परिपक्व विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहता है और इसी श्रेणी का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। इसलिए दिल्ली का मास्टर प्लान सिर्फ दिल्ली का ही नहीं देश का भी दर्पण है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने फर्स्ट पिक्चर लगाई थी स्लम एरिया अराउंड द रेलवे ट्रैक, ये हमारा फ्यूचर रेलवे स्टेशन है का मॉडल है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। उम्मीद है ये एक विकसित भारत की दिल्ली के रूप में इंडिया को लीड करेगा कैपिटल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Devinder, and congratulations for such a wonderful depiction of your topic. और वाकई आपने दिल्ली एनसीआर रीजन प्लान के हर एक छोटे बड़े कोने को टच किया है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, एंड दैट इज समथिंग जिसने आपकी आज की टॉक को बहुत ही ऑथेंटिक बनाया है। सो congratulations once again. Now we have some questions, so let's take them.
जो पहला सवाल है वो पूछा है मिस्टर अर्पित मिश्रा ने। एंड जैसा कि आपने बताया भी था अपने प्रेजेंटेशन में कि जो स्लम्स हैं दिल्ली के, गवर्नमेंट उनको हटा नहीं रही है, उसको शिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जहाँ कहीं भी विकास होता है तो वहां पर स्लम्स या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। सो मिस्टर अर्पित यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनके लिए मास्टर प्लान में कोई जगह है या कोई ऐसी स्पेसिफिक योजना है दिल्ली रीजनल एनसीआर प्लान में? जी सर, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इन सीटू प्रोग्राम चलाए हैं कि जहाँ पर बस्ती है वहीं कॉलोनी बनाई जाए। जैसे आपको उदाहरण देना चाहूंगा, सीमापुरी कॉलोनी एरिया का कठपुतली कॉलोनी और पहाड़गंज एरिया में यहाँ पे अराउंड 10,000 लोगों के लिए कॉलोनी डेवलप की जाएगी नेक्स्ट 2 years में। Okay, okay. That's a really nice answer. Now, the second question I'm taking is कि इस तरीके के जो भी लाइक ये जो प्लान है, रीजनल प्लान है, इसमें लोगों की या हम आम जनता को किस तरीके से शामिल किया जा सकता है? और जो एनसीआरबी है, मतलब जो एनसीआर पैनल है, जो बोर्ड पैनल है, उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए? जी सर, जैसे आपने बात की कि पीपल्स को इंक्लूड किया जाए प्लान में, जो नेशनल प्लानिंग बोर्ड का मेजर मोटिव क्या है, सिटीजन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जो उनका मेजर विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल सेंट्रिक हो, और ताकि लोगों का लैंड यूज एफिशिएंसी बढ़े, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ग्रोथ हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और एरिया के डेवलपमेंट में काम कर पाए, और अधिक से अधिक लोगों को फ्यूचर ग्रोथ में प्रयोग सिद्ध हो। Okay, thank you so much, Mr. Devinder. Nice answers. Now, the third question is from our side. आपका एक्सपीरियंस क्या था हमारे इस प्लेटफॉर्म को लेकर और थ्रू आउट द वीक को लेकर, जब से आपने अपनी स्टार्ट किया, क्या नया नया एक्सपीरियंस आपने सीखा है रिसर्च के दौरान? सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस इनिशिएटिव? First of all, thank you, GSTS family, for refreshing my, filtering my thoughts, and direct me to a new way that lead to possible solutions। क्या हो सकते हैं, जो एकेडमिक रिसर्च है उसको पीपल सेंट्रिक कैसे बनाई जाए ताकि वो सबको रिलेटेबल लगे। इसमें जीएसटीएस फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है। और थैंक यू मनीष करमवार सर फॉर मोटिवेटिंग मी एंड गाइडिंग मी। एक क्वेश्चन हमें बताइए। हेलो, जी सर। ये बताइए कि जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी है उसको हम निजी रूप से उसका सर्वे किए हैं, तो सरकार की पॉलिसी जो है देश के आजादी के बाद से रही है कि जो लोग भूमिहीन है उनको भूमि अलॉट किया जाए। तो ये जितने हैं इन सभी की भूमि गांव पर है, और यहाँ पर आकर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो क्या इस समय आधार कार्ड बन गया है, सरकार जो है वो सारे जमीनों को ऑनलाइन कर रही है कि भाई किसके नाम से क्या है क्या नहीं। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी को रेगुलर करना, उनको फिर से जमीन आवंटित करना 50 वर्ग गज, क्या ये जरूरी है? क्या सरकार इसे वोट बैंक नहीं है कि दिल्ली में वोट बैंक कर रही है? जैसे देखिए कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में भी वोटर आईडी बना रखे हैं, अपने गांव पर भी वोटर आईडी बना रखे हैं। और इसको जो है, जो चुनाव आयोग का नियम है, ऐसे तो संविधान में नहीं है ऐसा कुछ लिखा हुआ, लेकिन आप पूरे देश में कहीं एक ही जगह से वोटर हो सकते हैं, 2 जगह से वोटर होना फ्रॉड है। तो क्या ये फ्रॉड नहीं है झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं? आप ये जैसे भाई रिसर्च इस दिशा में भी तो जाना चाहिए कि फ्रॉड लोगों को जमीन ना मिले।
भाई ये देश है, बिना भेष बनाए भीख भी नहीं मिलता। डॉक्टर सत्तन, अब ना देवेंद्र को मौका दीजिए। जी सर, मैं देवेंद्र। नहीं, जैसे कि हम सर ने बात की है कि समस्याएं झुग्गी झोंपड़ी से रिलेटेड है। उनके जो घर है उनके पास जमीनें हैं। माइक सर, जो सर ने कहा कि जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जमीनें गांव में भी है। सर, मजबूरी में घर छोड़ा जाता है, वरना ऐसे एरिया में कोई नहीं रहना चाहता। तो ये एक मजबूरी में जो आप कह रहे हैं कि उनके पास भूमि है, वो नॉर्मली 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन वाले लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। तो उनके लिए अगर रिहायशी इलाकों में घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप वोट बैंक भी मान सकते हैं एक वे में अगर देखें तो। पर समस्या तो है ना, तो उसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, वरना ऐसे निम्न दर्जे वाले एरिया में कोई नहीं रहना चाहता, मजबूरी में रहते हैं। Okay, Devendra, thank you. Devendra, it's a long, no issues, it's fine. Over to you, Shailendra. Thank you, Devendra, once again. And now it's time to invite the guest of honor, Dr. Mohsina Khatoon, ma'am, once again to put her insights over today's talk and over this initiative. So, Dr. Mohsina, ma'am, it's over to you. Yeah. Thank you so much, Sunil. Devendra, first of all, I just want to say that you mentioned everything in your study and in your research. First of all, say you mentioned about you raised some major issues regarding the Delhi population and all. First of all, you talk about the slum areas. Yeah. So you mentioned that the capital of Delhi is looking like as a major कैपिटल जस्ट लाइक ऑन द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि नॉट सिंपल। मतलब दिल्ली को अगर हम देखेंगे तो हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर देखने के लिए वो है, इट्स ए चॉइस कह सकते हो, या इट्स ए ठीक है रिमार्केबल आने वाले फर्दर सालों में वो सब चीजें रहेंगी। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर हमारे लिए आपने जैसे मेंशन की बहुत बढ़िया कि रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, अवेलेबल है, सब चीजें हैं, बट उसके बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा है। तो इट इज नॉट द ये कह सकते कि अभी के समय हुआ है। इवन जब फर्दर इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था एनसीआर की बात हुई थी तो रिगार्डिंग द 1985, तो दम कहते हैं कि बहुत सारे ख्वाब लेके चलते हैं, बहुत सारी चीजें आज से बहुत सारी प्लानिंग का लेके चलते हैं, लेकिन वो इतने सालों में अगर देखा जाए और आने वाले जो फर्दर अगर हम देखा जाए तो 2041 तक उसमें मेजर इश्यूज को जो है उठाना बहुत जरूरी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यू मेंशन कि इमेज जैसे डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बताया कि जो डेवलपमेंट होगा तो आप इसमें बहुत सारे इकोनॉमी को देके चलेंगे, डेवलप दे रहे हैं उनको माइक्रो, आपसे कहने की भी इकोनॉमिक सिटी है, या अगर हम उसको वैसे थोड़ा सा देखेंगे तो कहते हैं कि डेली मास्टर प्लान। तो डेली मास्टर प्लान जस्ट लाइक ए लिम्बो। तो इट्स ए फर्दर यू मेंशन की सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली से जो रिलेटेड जो एरियाज है जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, या उससे और आगे हम आगे देखेंगे तो पहले इतना डेवलप नहीं था, या अभी जो स्टार्ट हुआ है तो उससे बहुत सारे यूं कहते हैं ना कि इधर से प्लान स्टार्ट किया, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, वो कर रहे हैं। लेकिन आपने उसमें एक चीज उठाई कि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो दिल्ली में तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मीन्स कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रहने की जगह में आपने बताया कि जो स्लम्स एरिया है उसमें लोग रहते हैं, या स्लम्स को उसको डेवलप करने की तरफ या कॉलोनीज का वो दिया गया, सम डिमोलिश किया गया बहुत सारे स्लम्स को, तो उसमें आपने जैसे बताया कि बहुत सारे कॉलोनीज दी जाएगा, बट उसमें भी एक फैक्ट है, आपने मेंशन किया कि इट इज नॉट नेसेसरी, या सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक मेजर क्वेश्चन है। सब वहां पे रहते जरूर हैं लेकिन वो या तो रेंट पर छोड़ते हैं या फिर नहीं रहते हैं, एक इश्यू ये वाला है। दूसरा, अगर इकोनॉमी के लिए चलेंगे या आगे
तो यहाँ से वहां जाना, यानी कि दिल्ली को एनसीआर के एरिया में सीपी वगैरह का हम ज्यादा मेजर वो ध्यान दे रहे हैं, बट अगर आप उससे आगे की तरफ जाओगे तो शायद वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। आपने बहुत इसमें अच्छी बात ये बोली कि रीजनल प्लानिंग ठीक है, मगर नेसेसिटी इज नॉट ए कम्प्लीटेड। नेसेसिटी और आगे तक होगा तो इट मीन्स वो ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा, अगर जैसे हम नोएडा की बात करेंगे या दिल्ली या गुड़गांव या रिलेटेड एरियाज ऑफ द दिल्ली से, तो उसमें एक चीज ये है कि बहुत सारी जमीनों को लिया भी गया है। उस तरीके से जमीन को लिया गया, उसके बाद बहुत सारी जमीन चली भी गई है, उसको लेके बहुत बड़ा मेजर केस भी चलता रहा है, बहुत सारी वो चीजें हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ, जैसे एज यू मेंशन कि मास्टर प्लान इज अ वेरी गुड प्लान फॉर द इन दिल्ली, या यूं कह सकते हैं कि यू हाईलाइटेड एवरीथिंग, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, एवरीबडी थिंक अबाउट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज नेसेसरी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेटिव इंटरवेंशन होना चाहिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, हब्स होना चाहिए, लैंड पूलिंग नहीं होना चाहिए, या हेरिटेज यमुना रिजर्वेशन। तो मेन चीज इज, आपने उसमें एक विमेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि विमेन्स वर्कर या विमेन्स जॉब इज ऑल्सो नेसेसरी कह सकते हैं, बेनिफिशियल फॉर द विमेन, क्योंकि एज ए विमेन इज नॉट, आप एक जगह पे जाओगे सिर्फ नॉट ओनली फॉर द, आप उसे देखोगे तो आप उसे डेली मेट्रो से कनेक्टेड कर सकते हो, लेकिन आपने बताया कि जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में विमेन ज्यादा है, क्योंकि विमेन्स जो है फिर उसमें प्राइमरी सेक्टर लेकर आओगे तो आप दिल्ली से रिलेटेड जो एरियाज होंगे उसमें हम देखेंगे कि हाँ भाई ज्यादा उसमें काम क्या कर सकते हैं। तो विमेन्स का डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें एक चीज जरूर आपने अच्छे से उठाया कि ये डेवलपमेंट वैसा नहीं है, वुमेन्स मेजोरिटी जरूर होगी, बट क्या 2021 में जो हुआ था, स्टार्ट किया गया था बहुत सारे सेक्टर को लेकर, उसमें लेकर लेते अब जो टाइम आ रहा है, आने वाला है, तो उसमें मोबिलिटी कम होगी थी। तो आपने इसमें एक चीज और मेंशन की कि एक एनसीआर में खासकर हम कहते हैं इकोनॉमिक हब है। आप मानोगे, ठीक है, अब इकोनॉमिक हब का मतलब नॉट ओनली फॉर द, हम कहें कि बहुत एजुकेटेड, बहुत या सब काइंड ऑफ जॉब्स, वैसा नहीं है, बहुत सारे और हैं, बहुत माइग्रेटेड वर्कर्स भी होते हैं, बहुत कहाँ से रहते हैं, उनका रहने के लिए कहाँ पे जगह हो सकती है। तो ये कह सकते हो कि टू काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन की पॉपुलेशन डेस्टिनी थी, अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन का भी वो है, जॉब डेस्टिनी भी है। तो आने वाले उसमें अगर बहुत फर्द या बहुत डेवलप प्लानिंग के साथ चलोगे तो या डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड प्लान अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, या डीडीए का जो अप्रूव हुआ था इन दिस मंथ और द मार्च और द अप्रैल में, तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम बहुत सारे इश्यूज को और भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपके मतलब यू मेंशन मतलब बहुत मेजर पॉइंट्स, तो वो ज्यादा जरूरी है इसमें। इसमें मोबिलिटी ऑफ विमेन्स के लिए बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये भी देखने की जरूरी है कि हम इसमें हेरिटेज का क्या वो रहता है। एक चीज आपने और बोली थी कि इसमें बहुत चीजें स्टार्ट होंगी, या फिर आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी इस पे किया था कि एक इकोनॉमी की बात करें तो इन्वायरमेंट की भी बात जरूरी नहीं होगी, तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को लेके इश्यूज रहेंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जैसे अगर यमुना की बात करेंगे तो और भी बहुत सारी क्या एरिया है, मेजर जो एरिया है या जो जहां से हम बात कर रहे हैं, तो वो चीजें भी बहुत अच्छे से आपने मेंशन किया। तो आई जस्ट वांट टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस मेजर प्लान, एंड यू मेंशन एवरीथिंग एवरी इन द, और आगे आने वाली 10 साल 20 साल जब तक वो होगा, तो आपने बहुत सारी चीजों को इसमें लिया है, तो या इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। बट ऑल्सो आई सजेस्ट कि अगर आप इसमें बेटा आप अगर आगे थोड़ा सा और भी करोगे तो इसमें जरूर मेंशन जरूर करना कि स्लम, या उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा विलेजर्स का वो देखेंगे, उसमें एरियाज को डिमोलिश कर देना, या विलेज एरियाज को जो ले लिया गया है, तो एग्रीकल्चर एरिया को, उसके बारे में थोड़ा सा हम 2 या 3 पॉइंट में उसको भी मेंशन करिएगा। तो आई जस्ट वांट टू से कि यू मेंशन एवरीथिंग, और इट्स ए फर्दर मोटिव ऑफ आवर स्टडी के पता रहना चाहिए हमको भी कि हाँ भाई 2041 इज ए नॉट ए सिंगल थिंग, इट्स ए वेरी मेजर थिंग, और वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट। एंड आपने बहुत अच्छे से वो किया है। बाकी आई जस्ट वांट टू थैंक्स डॉक्टर मनीष क्रमवार सर कि यू मेंशन एज ए गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों को शायद इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता, आपने उठाया है, और आने वाले जो रहेंगे तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है कि उससे हम ये सब कर पा रहे हैं। और बीइंग ए स्टूडेंट आई एम जस्ट वांट टू से कि इन माय ग्रेजुएशन डेट मतलब स्टूडेंट्स आर, आप देवेंद्र के अलावा जो और बाकी स्टूडेंट्स है, तो इट्स वेरी बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, आप सबसे आप सुन सकते हो, आप अपने व्यूज दे सकते हो, हम लोगों को वो सब मिल पाया। तो मैं सोचती हूँ कि एज ए स्टूडेंट कह लीजिए, या तो कम से कम अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है, बाकी लिए भी। बाकी देवेंद्र यू डन वेरी वेल, आप इसको आगे रिटर्न में करके रखोगे तो बहुत बढ़िया है, इसको और अच्छे अलग से इस पे का आर्टिकल वगैरह बनाना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू ऑल,
GSTS टीम और एंटायर टीम, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज किया, और आई होप सी कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक मेजर इशू उठाया जाएगा. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mohsina ma'am, and thank you so much for all your insights and for all your suggestions which you have given to Devinder. And आज हमारे साथ जुड़ने के लिए as a guest of honor. Thank you so much, ma'am. Really, thanks a lot. Now, proceeding further, it's time to invite to-be speaker for the next Sunday, Miss Ratna, and she will be speaking on the topic MSP and the farmers' protest on next Sunday. And today she will be elaborating some of her objectives. So, Miss Ratna, if you are there, then kindly unmute yourself and तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे ये मौका देने के लिए, यहाँ पर आप सभी के सामने अपने व्यूज रखने के लिए. क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? yes, you could start. ओके, तो मेरा टॉपिक है कि एमएसपी एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है. तो सबसे पहले हमें देखना हो कि एमएसपी क्या होती है. एमएसपी होती है कि भारत सरकार द्वारा ये लागू की जाती है, और इसके अंदर किसानों की सुरक्षा के लिए पहले से एक जब हम फसल बीज बोते हैं तो उस वक्त किसानों के लिए एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि अगर मार्केट में फसल ग्रो करने के बाद अगर उसकी रेट कम हो जाती है तो उसके अंदर सरकार उन किसानों को एक फिक्स प्राइस पर उनसे उनकी खेती का जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगी. फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स कवर्ड की जाती है. तो इसके अंदर मेनली 22 क्रॉप्स कवर्ड की जाती है, और प्लस में गन्ने की फसल को भी लिया जाता है. और उन 22 जो क्रॉप्स है उसके अंदर हम देखते हैं कि पैडी, वीट, बार्ले, बाजरा, ज्वार, मेज, रागी, ग्राम, अरहर और बहुत सारी फसलें हैं जो इसके अंदर ली जाती हैं. फिर हमें देखना होगा कि जो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 2020-21 में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था. फिर उसके बाद में हमें जाना कि उसके बाद अब दोबारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2020-21 में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसका मुख्य कारण था कि भारत सरकार द्वारा 3 फार्मर्स बिल लेके आए गए थे, और उन बिल के विरोध में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था. तो पहले हम देखते हैं कि वो बिल्स कौन कौन से थे. पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोहिबिशन एंड फैसिलिटेशन बिल. दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट टू प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल. तीसरा है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल. तो इसके अंदर हमें देखना होगा कि ये जो बिल लेके आए थे भारत सरकार द्वारा, उस समय किसानों को ये लगा कि उनके लिए सही नहीं है और ये किसी तरीके से उनको दबाने के लिए लाए गए हैं. तो बहुत समय तक प्रोटेस्ट होने के बाद भारत सरकार ने उनके दबाव में आकर इन बिल्स को ये बिल्स एक्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि भारत सरकार ने ध्यान दिया कि किसानों को ये पसंद नहीं है, तो उसके आगे उन्होंने इसको प्रोसीड नहीं किया. उसके बाद में हमें देखना होगा कि जो 2020 में इसके अलावा Ratna, today you are not going to present whole your presentation. Kindly summarize your presentation quickly because we are running late. Huh? It's not your presentation. It's only your synopsis about your presentation. So kindly wrap up your presentation. Okay? ओके, तो मैं इसके ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि जो मैं आज प्रेजेंटेशन करने जा रही हूँ इसका मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये बताने का है कि जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है 2024 में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका मेन कारण क्या है. पहले हमें देखना होगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसके अंदर अपना फायदा देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसके अंदर फायदा हो सकता है. दूसरी चीज हमें देखना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अंदर जो स्वामीनाथन कमीशन है, उस स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर वो किसान चाहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये जो स्वामीनाथन कमीशन है इसको लेकर आएंगे. लेकिन हमें देखना हो कि जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस समय भी एमएसपी की मांग उठी थी, और उस समय इन्होंने कहा था कि एमएसपी हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. और अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो बजट आया था उसके अंदर फार्मर जो खेती के लिए 10 लाख का बताया गया था कि इसके अंदर 10 लाख खेती के लिए दिए जाएंगे, जिसके अंदर सारी जो खेती में सारे जो
जो भी क्राइटेरिया आते हैं फार्मर्स में, जैसे डेयरी वगैरह को मिलके सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं एमएसपी को लीगलाइज करने की, तो एमएसपी को लीगलाइज करने से क्या होगा कि जो लगभग 36 लाख करोड़ के आसपास इसका जो पूरा खर्चा आएगा, तो हम देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में बजट में आया था वो था लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास। और अगर हम सिर्फ खेती में इतना ज्यादा खर्च कर देंगे तो बाकी जो हमारा डेवलपमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए इतना ज्यादा नहीं बच पाएगा। तो हमें देखना हो कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है तो इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसके अंदर पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें देखना हो कि किसी तरीके से भारत के जो और किसान है वो क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि जब 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय स्वामीनाथन Ratna, it's fine. We do understand what you are going to take or talk in on the coming Sunday. Thank you very much. Prepare yourself, and definitely on coming Sunday. I think you misunderstood. Today is your Tuesday. You are not going to talk. Your talk is on the next Sunday. Thank you very much, Ratna, for giving us your brief introduction. So it's time to wrap up because usually we are not late. So late, I know Akriti and Nawal sir is here, and Nawal sir has worked on this idea so much, and Akriti also working on the slum area. So, but sorry, we are running late. So definitely the next time we'll discuss. So it's really wonderful. A young scholar, Devendra, and a young scholar, Devendra, and mute yourself. Yeah. So as young scholar, Devendra, uh, it was really very fantastic presentation about the Delhi and the adjacent area of Delhi. I'm not a geographer, or I'm not a sociologist, but as a historical way to understand Delhi, it's really, really we understand that at least we stop the migration, because I want to say so many things, but right now the time paucity, I'm not going to discuss so much thing, but at least one thing, each and every state, they try to develop their own hub, just like a Delhi. So we can stop migration to Delhi because it's too much. It's not that migration is a problem for Delhi, but what is major issue? The sustainable development. And हम history के student हैं, हम जानते हैं कि दिल्ली का कोई है नहीं. If anybody wants to like settle that I'm from Delhi, so it's a very much like awkward situation for them as a historical point of very few. Today, only 1% more, less than 1% people living in Delhi, those who presume that they are from Delhi. So at least the state government's duty to stop the migration, to develop hubs in different parts of the India, because for small things like computer course, people are coming. Yes, if you are getting job and education, so it's fine. But as a computer course, as an animation course, as a tailoring, as a NGO, you are not supposed to attached with Delhi. So it's the state government's agenda to develop the idea, the real idea about the Delhi and Delhi problem, because it's a very like horrible figure about, if you talk about the Delhi NCR, Katputli colony, like we are eliminating each and every thing. Every day, not every day, I cross the Katputli colony, and now they eradicate Katputli colony and they build a whole 20-story building there in front of Karmpura metro station. So many ideas, because Delhi is a phenomenon hub. But thank you very much for joining us, Dr. Mohsina. Also, I know that this topic is not yours, but I requested you and you joined. It's a kind gesture from your side. So thank you very much, everyone, my all colleagues from different colleges, my graduation, post-graduation, MPhil and PhD students.
So thank you. It's time to wrap up. We'll meet the next Sunday. A very young and enthusiastic scholar. She's going to talk on the MSP, and she try to finish out right now. So sorry to stop you, Ms. Ratna. And yes, and Rabi, I really congrats Rabi that Rabi gives us so many wonderful speakers in this forum. And one suggestion for Devendra, keep it up. That means speaking is speaking, because I usually say to my students in the coming days after the AI, only speaking is the most important weapon for a student and for a teacher. So speak and speak. बोलिए, खूब बोलिए और अच्छे से बोलिए. Thank you very much. We'll definitely meet Thank you, sir. next Sunday. Thank you. Yeah, thank you all. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir.